नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 53 है और आज हम देखेंगे कि इंटीग्रिटी क्या होती है, फिर इसके टाइप्स देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सेकेंडरी वैल्यूज तक देखा था। आज हम देखेंगे कि इंटीग्रिटी क्या होती है। ये स्क्रीन पे देखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। इसका मतलब ये होता है कि वही करना जो सही है, भले कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। इसके बारे में हमने पिछले बारे में बात करी थी। ठीक है, तो वही करना भले कोई देखे चाहे ना देखे। ठीक है, इसको आत्म ईमानदारी भी बोलते हैं, यानी आत्म ईमानदारी से काम करना। सर ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई और बाहरी आचरण में फर्क आने नहीं देता है। आप भीतर से कैसे हैं और व्यवहार कैसे कर रहे हैं, इन दोनों में तारतम्यता होती है, अंतर नहीं होता है। उसी को कहते हैं इंटीग्रिटी, यानी कोई देखे चाहे ना देखे, हमको सही काम करना है। सरल शब्दों में बोलेंगे तो मन वचन और कर्म, जो मन वचन और कर्म है उनमें एक रूपता होती है, तीनों में ये अंतर नहीं देखने को मिलेगा कि सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ये नहीं, मन वचन कर्म से तीनों में एक रूपता रखना ही इंटीग्रिटी है। एक रूपता मतलब सही चीज़ के लिए नहीं कि मन से खराब है, वचन से भी खराब है, कर्म से भी खराब है। ये नहीं कि मन से भी बुरा बुरा सोच रहे हैं, कर्म बोल भी बुरा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और कर्म भी एकदम दुष्कर्म वाला कर रहे हैं, उसको इंटीग्रिटी नहीं बोला जाएगा। मन वचन कर्म से सही काम करना है आपको, उसमें एक रूपता होती है, तो उसको इंटीग्रिटी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक छोटा सा गाँव है। एक छोटा सा गाँव है, गाँव में एक राम बिहारी नाम का व्यक्ति है। ठीक है, और वो जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था, यानी बीडीओ था गांव में। हुआ क्या कि एक ठेकेदार ने सड़क बनाने में जो है एक घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। होता ही है, आप लोग आसपास देखते होंगे। तो राम बिहारी ने क्या किया, तो गांव वालों ने शिकायत की वीडियो से। ठीक है, तो ठेकेदार जो था उसने मंत्री का नाम लेके डराया कि तुमको ये करवा देंगे, तुमको वो करवा देंगे। तो राम बिहारी जो वीडियो है वो डरा नहीं, उसने जांच शुरू करी। कहा कि तुमको जितना डराना धमकाना है धमका लो, तुम्हारी जांच होगी। तो मंत्री का फ़ोन भी आ गया, कि बोला ही नहीं था, तो मंत्री का फ़ोन भी वीडियो का आता है राम बिहारी को। लेकिन राम बिहारी ने कहा कि मैंने संविधान की शपथ लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं संविधान का शपथ लेकर आया हूँ, किसी का व्यक्ति का नहीं, यानी किसी मंत्री का नहीं। तुम्हारा शपथ मैंने नहीं लिया है, मैंने संविधान का शपथ लिया है। मतलब कहते ना, बोल बच्चन शुरू कर देना, डायलॉग बाजी करना। तो उसने भी भारी शब्दों में बोला कि मैं भी ईमानदार हूँ, मैंने संविधान की शपथ ली है, मैं किसी व्यक्ति की शपथ लेके नहीं आता है। मंत्री फ़ोन रख। तो मंत्री भी डर जाता है, कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो संविधान की शपथ लेके आया। लेकिन वो हकीकत सबको पता है, कौन डरता है। उसने क्या किया, राम बिहारी ने सैद्धांतिक रूप से क्या किया, उसने जो है ठेका रद्द कर दिया, रिपोर्ट भेजी और गाँव की अच्छी सड़क बनवाई। ये था, यही मतलब इंटीग्रिटी का यही मतलब है, डर और लालच दोनों को ठुकरा कर सही रास्ते पे रहना, इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, तो राम बिहारी का एग्जांपल याद रहेगा। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, राम बिहारी नाम कोई एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा। बस ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाई है समझाने के लिए कि राम बिहारी एक छोटे से गांव में एक बीडीओ है, एक ठेकेदार है जो सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहा है। गाँव वाले ने शिकायत कर दी बीडीओ से, और बीडीओ ने जो है एक्शन लेने की कोशिश की। तो ठेकेदार ने मंत्री का नाम लेकर डराया, और मंत्री का फ़ोन भी आया। तो बीडीओ जो है सिंघम बन के क्या बोल रहा है कि मैंने संविधान की शपथ ली है, तुम्हारी नहीं। ठीक है, उसने ठेका भी रद्द करवा दिया और रिपोर्ट भेजी कि ये सब गलत हरकतें कर रहे हैं, और अच्छी सड़क भी बनवा दी। तो इंटीग्रिटी का यही मतलब है, डर और लालच दोनों को ठुकरा देना और सही रास्ते पर चलना। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था समझाने के लिए इंटीग्रिटी क्या है। अब हमको जैसे इंटीग्रिटी में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देने हों, या किसी महात्मा का नाम देना हो, तो क्या देंगे, महात्मा गांधी का नाम देंगे। कहते हैं ना कि वो बोलते थे कि आपकी अंतरात्मा जो कहे वही सत्य है। ये महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, उन्होंने सत्य और अहिंसा को कभी छोड़ा नहीं था, भले जेल जाना पड़ गया, जेल गए भी हैं बहुत बार। और जो अब्राहम लिंकन क्या है, वो क्या बोलते थे, आई एम नॉट बाउंड टू विन बट आई एम बाउंड टू बी ट्रू। ठीक है, तो वे कभी असत्य या रिश्वत के पक्ष में नहीं झुके। उनका कथन था, आई एम नॉट बाउंड टू विन बट आई एम बाउंड टू बी ट्रू।
ऐसे लोग थे, अब्राहम लिंकन हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुकरात हो गया, ब्रूनो हो गया, कबीर दास हो गए। ऐसे व्यक्तित्व का नाम आप इसमें डाल सकते हैं। इंटीग्रिटी, मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं ये लोग। मीराबाई मतलब वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी भी हैं ये। मीराबाई के लिए कैसे इंटीग्रिटी है, वो जो है कहती थी कि मेरे लिए सत्य कृष्ण ही है, बाकी सब भ्रम। तो उन्होंने दरबार की झूठी इज्जत को ठुकरा दिया। दरबार में बहुत सारे पाखंड चलते थे वहाँ, तो वो कहते थे मैं इन सब पे नहीं मानती, मैं एक ही को मानती हूँ, उन्हीं को पूरी तरीके से मानना है, कोई सब झोन झपाटा पाखंड नहीं करना है। और उस पर चली, मैंने मन वचन कर्म से वो कृष्ण की थी पूरी तरीके से। ब्रूनो, तो ब्रूनो क्या कहते था, ब्रूनो कहता था कि सत्य को छिपाना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। तो ब्रूनो ने वैज्ञानिक सत्य के लिए मृत्यु स्वीकार कर ली थी। ब्रूनो के बारे में पढ़िएगा आप। सुकरात हो गए, और उनका सबसे फेमस कथन कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने जहर का प्याला पी लिया था, लेकिन झूठ नहीं बोले। भगत सिंह क्या बोलते थे कि मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया था, यानी मन वचन कर्म से वो एक ही थी। देशभक्त थे वो, कि देश को आज़ादी दिलानी है चाहे जान चले जाए, वो इस मूड में थे। कबीर दास जी क्या कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये उनका बहुत फेमस कथन है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। ये मैन ऑफ इंटीग्रिटी है लोग, कबीर दास, अब्राहम लिंकन, मीराबाई, ब्रूनो, सुकरात, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये सभी लोग। तो अब यूपीएससी जीएस 4 यानी इथिक्स में इसमें उपयोग कैसे करेंगे इन सब चीज़ों का, इंटीग्रिटी। तो क्या होता है कि इंटीग्रिटी के ज़रिए अफसर जो है नीतिगत दबाव के बावजूद सही निर्णय लेते हैं। ठीक है, यह मूल्य जो है, इंटीग्रिटी का मूल्य जो है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जनता का विश्वास और नीतियों के न्यायसंगत क्रियान्वयन में मदद करता है। तो संक्षेप में हम अगर बोलना चाहे कि इंटीग्रिटी क्या होती है, तो इंटीग्रिटी जो है सत्य के प्रति निष्ठा प्लस बिना दिखावे के सही आचरण करना। यह एक एथिकल कंपास जैसा है जो एक अफसर को सही रास्ते पर टिकाए रखता है। समझ में आया कि यूपीएससी जीएस 4 में कैसे उपयोग होगा। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो उसमें होगा, ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। ये नाम याद रखेंगे, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुकरात, ब्रूनो, मीराबाई, अब्राहम लिंकन, कबीर दास, ये सब याद रखिएगा, नोट्स में भी हैं सारी चीज़ें। अब हमको ये पढ़ना है, इंटीग्रिटी की टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे पर्सनल, प्रोफेशनल, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, एकेडमिक, मोरल, एथिकल, पॉलिटिकल, डिजिटल डेटा, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, लोरका, मीराबाई, नागार्जुन, अवतार सिंह पास, ब्रांड इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल, हिपोक्रेसी, इन सबको समझना है। उससे पहले कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंटीग्रिटी के टाइप्स कितने कौन कौन से हैं उसको समझना है अच्छे से। पहला है पर्सनल इंटीग्रिटी, कि पर्सनल इंटीग्रिटी क्या होती है। ये टाइप्स में पर्सनल इंटीग्रिटी क्या होती है, इसका मतलब ये होता है पर्सनल इंटीग्रिटी का कि अपने निजी जीवन में सत्य और नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना। सत्य और नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, यही होता है पर्सनल इंटीग्रिटी अपने निजी जीवन में। होता क्या कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंटीग्रिटी अपने पर्सनल लाइफ में इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए नियम संहिता या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। मतलब आपने कोई नियम बनाया इंटीग्रिटी के लिए तो वो उसके लिए मायने नहीं रखती। वो अपने निजी जीवन में इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा को फॉलो करता है तो करेगा ही, अब नियम बनाए चाहे ना बनाए। तो नियम संहिता या परिस्थितियां के मायने नहीं रखती, वो हमेशा सही काम ही करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आमिर खान के बारे में बोला जाता है, उनके सहयोगी बताते हैं आमिर खान के बारे में, बॉलीवुड आमिर खान सुपरस्टार जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आमिर खान के बारे में ये बोला जाता है कि वो रात में अगर निकले हैं बाइक गाड़ी वाड़ी लेके, अपना 4 व्हीलर है, तो होता क्या है कि अगर रेड लाइट जल गई, अब कोई नहीं है रेड लाइट, कोई नहीं, पूरा सुनसान इलाका है, सब खाली है, रेड लाइट जल रही है, तब भी वो गाड़ी रोक देंगे, फिर ग्रीन सिग्नल जलती तब जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल है, आमिर खान के बारे में सब बोला जाता है। तो ये होता है कि आमिर खान जो है अपने पर्सनल लाइफ में इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं। दूसरा है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा, अखंडता। मतलब क्या है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का, यानी व्यवसायिक, इसका मतलब है कि किसी पेशे या नौकरी से जुड़े नैतिक मूल्यों को बनाए रखने से है। ठीक है,
इसका मतलब है कि कार्यस्थल पर इसका आधार अक्सर, कार्यस्थल पर जहाँ आप काम करते हैं उसका आधार अक्सर क्या होता है, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट और नैतिक संहिता कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं। सरकार में, गवर्नमेंट में बाबुओं के मामले में जो है व्यवहार नियम यानी कोड कोड कंडक्ट रूल है, जो कई तरह के अनुशासिक निर्देश देते हैं। ठीक है, ये नियम जो है कर्मों को नियंत्रित करते हैं, जैसे रिश्वत लेना, पक्षपात नहीं करना, रिश्वत ना लेना, पक्षपात ना करना, इन सबको रेगुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें। ये होता है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी किसी भी प्रोफेशन को इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, कंडक्ट रूल्स आएंगे, ताकि जो है आप इंटीग्रिटी को फॉलो करें। ये नियम बनाए जाते हैं। तीसरा टाइप है इंटीग्रिटी का, तीसरा टाइप है एकेडमिक इंटीग्रिटी। एकेडमिक इंटीग्रिटी, एकेडमिक इंटीग्रिटी से पहले आप प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का एग्जांपल देख लीजिए। होता क्या है, उदाहरण के लिए कई देशों में बड़े पैमाने पर जो है ऑनलाइन प्रश्न पत्र जो है, मतलब पेपर जो है लीक होने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का द्वारा असाइनमेंट तैयार करने की खबरें आती थी। ठीक है, इसलिए क्या किया, विश्वविद्यालय ऐसी नीतियाँ अपनाने लगे जो ईमानदारी को बढ़ावा दे, जैसे परीक्षा की निगरानी करना, ईमानदारी अवेयरनेस प्रशिक्षण करना, कड़ाई से नकल को रोकना। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, जिसके लिए प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी निगरानी, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखे, कैसे उसको ज़्यादा सिक्योर किया जाए, सबके लिए ये सब एग्जाम्पल है एकेडमिक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का। तो आपको ये देखना है कि भारत में प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को कितना फॉलो किया जाता है। ये पैरामीटर है, आप इससे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना वो इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं। अब हमें समझना है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या होती है। सॉरी, अभी जो मैंने बताया एग्जांपल, ये एकेडमिक इंटीग्रिटी का था, सॉरी ये उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया, ये एकेडमिक इंटीग्रिटी का एग्जांपल था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अध्ययन और शोध में ईमानदारी बनाए रखना, इसका इतना मतलब है, बस इतना ही मतलब है एकेडमिक इंटीग्रिटी का, कि अध्ययन और शोध में ईमानदारी बनाए रखना। ठीक है, जैसे नकल, फर्जी अंक जोखिम, साहित्यिक चोरी आदि से परहेज करना। किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, चोरी न करना। अगर आपने कोई किसी चीज़ का इंटेलेक्ट इस्तेमाल किया तो उसको रॉयल्टी देना, उसको बता देना, सोर्स नाम बताना कि हाँ हमने इनका सोर्स इस्तेमाल किया है, उनको रॉयल्टी देना। तो इससे क्या होगा, एकेडमिक इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। इसका जो मकसद होता है एकेडमिक इंटीग्रिटी का, इसका मकसद होता है सीखने की प्रक्रिया और ज्ञान को सम्मानपरक, सम्मानजनक रखना। इसलिए एकेडमिक इंटीग्रिटी लागू होनी चाहिए। चौथा है मोरल एंड एथिकल इंटीग्रिटी। मोरल या एथिकल इंटीग्रिटी, ठीक है, क्या होता है ये, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अपने आंतरिक नैतिक सिद्धांतों से समझौता न करना और हर परिस्थिति में सही और गलत का भेद जानना। इसे कहते हैं मोरल एथिकल इंटीग्रिटी। इसे कहेंगे ये वैल्यूज़ पर अटल रहने का एक गुण है। एक लाइन में एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी को राह चलते एक पर्स मिलता है, कि कोई व्यक्ति चल रहा है रोड पर, उसको पर्स मिल जाता है, तो नैतिक अखंडता जो है, जिसे एथिकल इंटीग्रिटी कहते हैं, उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति को लौटाने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें उसका डिटेल्स हो, पर्स में होगा उसका पूरा डिटेल, उसको अपने जेब में नहीं रखना है, उसको लौटाना है। ये होता है मोरल एथिकल इंटीग्रिटी एग्जाम्पल। अब पांचवा है पॉलिटिकल इंटीग्रिटी। पॉलिटिकल इंटीग्रिटी क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शक्ति का प्रयोग जो है जनता के हित में करना है और व्यक्तिगत स्वार्थ से यानी लालच से दूर रहना है। तो अगर हम इसमें आज के किसी पॉलिटिशियन को रखना चाहें वर्तमान में, तो किसको रखेंगे? दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा जो समस्या है। लेकिन आज के तो नहीं, लेकिन पिछले थोड़े पुराने लोगों को रखेंगे तो उनमें एक नाम आता है फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब उनके सहयोगी जो है वो कहते हैं कि अनैतिक, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो अनैतिक लोगों के बीच में भी ईमानदार रहते थे। सब लोग जेब में भर रहा है 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 50 रुपये, और ये खड़े होकर ऐसे ऐसे देखते थे, लॉट्स ऑफ लालची अराउंड मी। वो इस मूड में रहते थे कि देखो कितना लालच हो गया इन लोग के मन में, इतना लालची लोग हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में सब बोला जाता है। पढ़े लिखे थे, आरबीआई में गवर्नर थे एक बार, फिर उसके बाद वो पीएम बने। तो नॉलेज था इनके पास, इकॉनमी की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी इनके पास। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नीति निर्धारण में धैर्य और दूरदर्शिता दिखाई, बिना किसी राग द्वेष या लालच के पूरे देश को ध्यान में रखा था। तो इसलिए इनको बोला जाता है मैन ऑफ इंटीग्रिटी। पॉलिटिकल इंटीग्रिटी में इनका नाम रखा जा सकता है। छठा है डिजिटल डेटा इंटीग्रिटी। डिजिटल या डेटा इंटीग्रिटी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ऑनलाइन सिस्टम में जानकारी की सही और सुरक्षित बनावट बनाए रखना है। इंटरनेट व समाज में हर जगह डेटा जो है, डेटा की सत्यता बनाए रखनी ज़रूरी है। यदि कोई हैकिंग हो और निजी जानकारी चुरा ली जाए तो डिजिटल इंटीग्रिटी का ये उल्लंघन हो जाएगा। तो जो उपयोग करता है, यूज़र्स हैं, तो यूज़र्स के विश्वास की रक्षा करना और डेटा को मनमाने बदलाव से बचाना ही डिजिटल इंटीग्रिटी का आधार है। मान लीजिए एनसीआरबी का डेटा आता है, ठीक है, सरकार बोलती है बदल दो, और डेटा में आता है कि बहुत सारा खून खराबा हो गया, बहुत बलात्कार हुए हैं, बहुत चोरियां हुई हैं, ऐसा डेटा एनसीआरबी दिखा रहा है कि बढ़ा है पहले से। अब सरकार बोलेगी कि इसको कम कर दो, डेटा ही तो थोड़ा सा घिसकाना, कर दो। तो एनसीआरबी अगर घसका कर देता है, कम कर देता है उनके कहने पे या गवर्नमेंट के छुपाने पे, डेटा छुपाने पे, तो ये डिजिटल इंटीग्रिटी का उल्लंघन हो जाएगा। अगर वो डेटा जो सही जैसा है, जो हुआ है वो दिखा दे, तो इसे कहेंगे कि डिजिटल डेटा इंटीग्रिटी का सम्मान जो है बना रहा है, या डिजिटल इंटीग्रिटी है इस देश में। अब हमको ये समझना है कि इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या होती है, यानी बौद्धिक सत्यनिष्ठा, अखंडता क्या होती है। मतलब क्या है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का? इसका मतलब है कि अपने ज्ञान, अपने खुद के ज्ञान, शोध और तर्क शक्ति में ईमानदारी रखना, ये होता है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। यानी शोधकर्ता और विचारक को अपनी विचारों में पारदर्शी होना चाहिए, जहाँ से सूचना ली उसका पूरा श्रेय देना चाहिए तथा परिणामों को बिना छेड़छाड़ के प्रस्तुत करना चाहिए। अब न्यूज़ चैनल में आप देखते हैं, वो बताते हैं कि ये सोर्स हुआ, ये सोर्स हुआ, यहाँ से आया है, वहाँ से आया है, ये डेटा यहाँ से मिला, वहाँ से मिला। तो जो डेटा का सही मतलब बताता है कि हाँ, मैंने कोई न्यूज़ चैनल है या कोई यूट्यूब चैनल है जो पॉलिटिकल ये सब न्यूज़ वगैरह दे रहा है, तो वो दिखाते हैं ना कट पेस्ट कि हाँ देखो ये मैंने इस चैनल से लिया है, ये सोर्स है मेरा, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। वो बता देते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ें करी हैं, तो हमारा सोर्स ये है। कुछ लोग क्या करते हैं, घालमेल करते हैं, समझ रहे हैं, वो यूज़ करेंगे लेकिन वो बताएंगे नहीं, उस पर अपना थप्पा लगा देते हैं। आप बहुत सारे कोचिंग संस्थान को देखेंगे तो यूपीएससी अपना सिलेबस निकालती है, ठीक है, यूपीएससी ने तो अपना सिलेबस बनाया रखा है। तो वो क्या करते हैं, वो सिलेबस लेंगे, उस पर लिख देंगे बहुत सारे अपने कह देंगे कि अपने अपने कोचिंग का नाम लिख देते हैं। देखिए दृष्टि आईएएस का ये सिलेबस, दृष्टि आईएएस का ने ये दिया है, ये सिलेबस दृष्टि आईएएस का है। फिर कुछ और सिलेबस और कोई कोचिंग होंगे, विजन आईएएस, फिर उसके बाद कोई और कोचिंग आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो लिख देंगे कि ये हमारा है सिलेबस। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का जो है इधर उधर कर दिया गया। लेकिन एक्चुअल में वो सिलेबस जो निकाला वो तो यूपीएससी ने निकाला हुआ है ना सिलेबस, ये किसी ने तो निकाला नहीं है। या फिर बोल दीजिए कि मैं ही अगर इसका और वो निकाल के सिलेबस है बोल दूँ, उस पर गीता है इसका सिलेबस है। गीता है का कोई सिलेबस नहीं है, यूपीएससी का अपना एक सिलेबस है जिसको सब लोग घुमा फिरा के अपना अपना नाम लिख दिया हुआ है उस पर कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। तो ये इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का तालमेल ही तो है, लेकिन इसको लाइटली लिया जाता है क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उल्टी सीधी हरकतें बोले तो हो नहीं रहा, लेकिन
हल्का सा इसमें भी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का उल्लंघन है थोड़ा। सातवां है आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी। आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी यानी कलात्मक अखंडता सत्यनिष्ठा। क्या है इसका मतलब? आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी का मतलब है कि कलाकार का अपने कला सृजन में सच्चाई और मूल्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। आर्टिस्टिक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी कैसे व्यक्ति थे? वो क्या करते थे कि धार्मिक पाखंड की भरपूर आलोचना कर देते थे, खुले यार जो दिखा बोल दिए। यानी सत्य की तलाश पर वो जोर दिया करते थे, वो आत्मिक सत्य पर जोर देते थे। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले लीजिए। स्पेन में एक कवि थे, नाम है फेडेरिको गार्सिया, ठीक है, लॉर्का, फेडेरिको गार्सिया लॉर्का। तो ये कवि ने जो क्या किया, तानाशाही के आतंक के बीच भी अपने साहित्य से अपने देश की पीड़ा को बयान किया था और अपनी कला की रक्षा की। ये इनका नाम है, स्पेन के कवि हैं फेडरिको गार्सिया लॉर्का। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये है, एग्जिस्ट करते हैं, कबीरदास भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फेडरिको गार्सिया लॉर्का ने जो है अपने साहित्य से उस समय के तानाशाही चलती थी उनके यहाँ, उसके बारे में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये है आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कि कुछ भी हो, कलाकार अपने समय और समाज की आगाहियों के बिना बिना डर के और बिना समझौते के अपनी कला में उतारना चाहिए उसको। होता है ब्रांड इंटीग्रिटी क्या होती है? ब्रांड इंटीग्रिटी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी या संगठन की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा जो उसके मूल्यों और व्यवहारों से बनती है। एक ब्रांड की छवि तब मजबूत होती है जब वह अपने वादों और नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रांड इंटीग्रिटी। जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं ना, भारत में टाटा समूह ने अभी जमशेद जिनका देहांत हो गया अभी टाटा जी का, तो वहाँ अब उनकी कंपनी तो चल रही है अभी भी। तो उन्होंने क्या कहा, उन कंपनी में जो उनको संभाल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भारत में जो टाटा समूह ने अपने संस्थापक जमशेद जी टाटा की विरासत को याद रखते हुए घोषित किया कि टाटा ग्रुप ने घोषित किया उनके जमशेद जी टाटा के गुजरने के बाद कि वे आगे भी ईमानदारी, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे। एयर इंडिया का हादसा होता है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्लेन क्रैश कर गया। तो जैसे ही प्लेन क्रैश होता है, खबरें आती है, तो क्या करता है वो टाटा ग्रुप, कहता है कि जिनकी जान गई है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब 293 कुछ लोगों को, 271 लोगों की जान गई है, तो समझ लीजिए 271 करोड़ उन्होंने तुरंत पैसा दिया उनको, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ये ब्रांड इंटीग्रिटी का बोल सकते हैं एग्जाम्पल है कि वो अपने ब्रांड को मेंटेन रखना चाहते हैं। और वो जो उन्होंने कहा, घोषित किया कि हम आगे से भी ईमानदारी और नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को पालन करेंगे, तो उनको बरकरार रखने की कोशिश करी उन्होंने। लेकिन कुछ लोगों की जान तो चली गई। सिस्टम फेलियर। अब इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी क्या होती है, यानी बौद्धिक पाखंड क्या होता है, हिपोक्रेसी क्या होती है? इसका मतलब इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी क्या होती है? इसका मतलब ये है कि दूसरे लोगों के लिए व्यक्तिगत श्रेष्ठता दिखाने के बहाने झूठे सिद्धांतों को फैलाना। यानी दूसरे लोगों के लिए व्यक्तिगत श्रेष्ठता दिखाने के बहाने झूठे सिद्धांतों को फैलाना, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए जो है झूठ बोले जा रहे हैं कब से कि हम ये हैं वो है। मतलब आप इंटेलेक्चुअलिटी तो आप में है नहीं, एक दो चीज़ें कहीं से पढ़ लिए, रट लिए, उसको बोल के बौद्धिक पाखंड फैला रहे हैं कि हम देखो इतना जानते हैं, वो जानते हैं, जानते कुछ नहीं है। मतलब अधगर गगली खाली बर्तन जो खड़ करता है ना, वैसा हालत। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति दूसरों को सलाह दे कि कैसे जीना चाहिए, वो कुछ लोग ज्ञान देते रहते हैं ना यूट्यूब पे आके या फिर कहीं पे भी कि ऐसे जियो वैसे जियो, खुद उसको अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में, खुद नहीं पता उनको कैसे जीना चाहिए।
दूसरों को ज्ञान दे देंगे, ऐसे चलो वैसे चलो, लेकिन उस पर खुद ही नहीं चलते। तो ऐसे ही लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेट टाइप के लोग। दूसरों को तो ज्ञान देंगे लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे। यही है इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी। इतना ही समझना है, सिंपल इतना ही समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। जो खुद दूसरों को ज्ञान देंगे लेकिन उस पर चलेंगे नहीं। मान लीजिए कोई हेल्थ का ज्ञान दे, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, है ना, सुबह नहा लेना चाहिए, नाश्ता कर लेना चाहिए, टाइम पे पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, खुद नहीं फॉलो कर रहा है कभी। तो इसको इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेट बोलेंगे। समझ में आया? एक और एग्जांपल लीजिए, कोई नेता जो है स्टेज पे चढ़ के चिल्लाते हैं ना, सामाजिक गरीबी दूर कर देंगे, शिक्षा ला देंगे, रोजगार दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, जान फाड़ देंगे, ठीक है, जी जान लगा देंगे, झूठ बोल रहे हैं। आप उसको खुद फॉलो करेंगे नहीं। जैसे अभी चुनाव है बिहार में, तो लोग कह रहे हैं ना कि क्वालिटी एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, ये सब कुछ देंगे, वो देंगे, धमाल कर देंगे, कमाल कर देंगे, फाड़ देंगे, रुमाल कर देंगे, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं बढ़ा चढ़ा के। करेंगे नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब, वो इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी, ज्ञान खूब दे रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं। तो यही है इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेट टाइप के लोग। अब हमको ये समझना है कि जो इंटीग्रिटी हमने अभी पढ़ा इतना सारा, इंटीग्रिटी क्या है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी देखा, तो इनका अगर हम विश्लेषण करें तो क्या होगा। तो पहला ये है कि सभी प्रकार की इंटीग्रिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यही है पहला, यानी इंटरलिंक्ड नेचर है इनका, एक दूसरे से जुड़े हुए। और जो है पर्सनल इंटीग्रिटी जड़ है, इससे ही अन्य इंटीग्रिटी की शाखाएं जो है निकली हुई हैं। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की निजी नैतिकता मजबूत है तो वह प्रोफेशन, राजनीति, शिक्षा और कला में भी ईमानदारी से व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए, अगर एक IAS अधिकारी निजी जीवन में सच्चा नहीं है, अपने खुद के निजी जीवन में, तो सरकारी नीतियों में भी पक्षपात करेगा ही करेगा, फिक्स है। तो इसलिए इंटीग्रिटी की सभी शाखाएं जो है वैल्यू सिस्टम से निकलती है। दूसरा क्या है, इंटीग्रिटी कोई स्थिर गुण नहीं है, बल्कि ये सतत अभ्यास यानी डायनेमिक प्रोसेस है, जो यह एक बार बनी हुई चीज़ नहीं होती। हर निर्णय, हर परिस्थिति में इसकी परीक्षा होती है। जैसे अगर एक शिक्षक आज छात्रों से ईमानदारी चाहता है लेकिन खुद कॉपी पेस्ट नोट पढ़ा रहा है मतलब छात्रों से तो कह रहा है कि हम ईमानदारी चाहते हैं लेकिन खुद जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ नोट्स पढ़ा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसकी एकेडमिक इंटीग्रिटी तो ख़त्म हो जाती है वहीं पे। इसी तरह अगर कोई राजनेता चुनाव से पहले कुछ कहे और सत्ता में आने के बाद कुछ और कहने लगे, तो क्या होगा, ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी कहलाएगा। तीसरा क्या है कि इंटीग्रिटी का उल्लंघन जो है समाज में ट्रस्ट को तोड़ देता है। अगर आप इंटीग्रिटी का उल्लंघन करते हैं तो लोगों का विश्वास तो कम होगा ही। तो जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी इंटीग्रिटी खो देती है तो लोगों का विश्वास टूटने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे डेटा लीक, घोटाले, घृणा फैला, हेट स्पीच, ये सभी जनता के मन में जो है संस्थाओं के प्रति शंका पैदा करता है। अभी इतना पेपर लीक हो रहा है तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका संस्थाओं पर तो भरोसा उठ ही रहा है कि क्या लोग हैं यार, ये सब वैकेंसी निकाल देते हैं, हम लोग फॉर्म के लिए पैसा भर देते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, जो फिर उसके बाद जो हमने फॉर्म का पैसा दिया वो भी वापस नहीं होता है। सरकार का कमाने का तरीका, खूब करो, पैसा फिर लीक कर दो, उसके बाद पैसा जेब में डाल लो, बताओ ये मत। और फिर चौथा है कि इंटीग्रिटी और हिपोक्रेसी एक दूसरे के विपरीत है। ये एनालिटिकल पार्ट है। यानी इंटीग्रिटी क्या है, सच्चे विचारों, कर्मों में एक रूपता, यानी मन वचन कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। हिपोक्रेसी क्या है, कहना कुछ और करना कुछ और। एग्जाम्पल के लिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाए लेकिन खुद ही रिश्वत ले, तो ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी है। बोला कुछ और, कर कुछ और रहा है, उसके उलट ही कर रहा है। तो इंटीग्रिटी केवल कानून नहीं है बल्कि ये अंतःकरण का विषय भी है। ये एनालिटिकल पार्ट है। मान लीजिए कोई काम कानूनन गलत नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अगर वो नैतिक रूप से अनुचित है तो भी इंटीग्रिटी का उल्लंघन होगा। जैसे एक कंपनी कानून में लूप होल का इस्तेमाल करके टैक्स बचा लेती है, लेकिन क्या ये नैतिक है? जवाब होगा कि नहीं, ये नैतिक नहीं है। तो इसलिए इंटीग्रिटी का मापक केवल कानून नहीं होता है बल्कि नैतिक चेतना यानी मोरल कंपास भी होता है। केवल बोल देंगे कानूनन उल्लंघन हो गया तो नैतिक इंटीग्रिटी का फॉलो नहीं किया, नहीं, अगर मोरली गलत करते हैं तो भी इंटीग्रिटी का उल्लंघन होगा। छठा है कि आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी सत्तावादी शासन के विरुद्ध आवाज है।
आपने देखा होगा कि इतिहास गवाह है कि लोरका, कबीर, मीरा, नागार्जुन, अवतार सिंह पाठ जैसे कवियों ने सत्ता, जातिवाद, धार्मिक पाखंड और शोषण के खिलाफ कलम चलाई थी। खूब लिखा था इन्होंने। और कबीरदास जी का तो फेमस लाइन है कि मोड़ मुड़ाए हरि मिले तो सबको लय मुड़ाए। इस तरीके का वो मुसलमानों पे भी और जो हिंदू धर्म में ये पाखंड फैलाते थे उन पे भी उन्होंने काफ़ी तीखा व्यंग करते थे, बोलते थे। तो ये कलाकार और विचारक इंटीग्रिटी के प्रतीक बनते हैं। तो क्योंकि इन्होंने सत्य के लिए खतरे उठाए थे, तो हमें ये सिखाता है कि इंटीग्रिटी केवल व्यवसाय या पेशा तक सीमित नहीं है, यह सांस्कृतिक प्रतिरोध भी है। सातवां है कि अगर हम यूपीएससी के अप्रोच में देखें तो इंटीग्रिटी जो है पब्लिक ट्रस्ट का आधार है। सिविल सेवा में यानी सिविल सर्विसेज में इंटीग्रिटी सबसे मूलभूत मूल्य है, क्योंकि यह पब्लिक ऑफिस की प्रतिष्ठा का आधार है। निर्णयों में निष्पक्षता लाता है, जनहित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखता है। उदाहरण के लिए मनोज सिन्हा, किरण बेदी, ई श्रीधरन जैसे अधिकारियों को जनता आज भी सम्मान देती है, क्योंकि उनके निर्णय नैतिक बल और अखंडता पर आधारित रहे। आठवां विश्लेषण क्या है कि इंटीग्रिटी एक अंतर्निहित कैरेक्टर स्ट्रेंथ है। आज दुनिया में चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर उसमें इंटीग्रिटी नहीं है तो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो आप कह सकते हैं ये कि स्किल आपको जो है काम दिला सकती है, लेकिन जो इंटीग्रिटी होती है आपको सम्मान दिलाती है। ये विश्लेषण है इसका। एग्जाम्पल के लिए कैसे रतन टाटा का उद्योग नीति में विश्वास और समाज के प्रति प्रतिबद्धता ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये बल्कि ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ है उनका। समझ में? तो निष्कर्ष के रूप में अगर हमें बोलना चाहे तो हम ये कहेंगे कि अखंडता वो दीपक है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाता है। इंटीग्रिटी जो है सभी मूल्यों की आत्मा है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि वह सिद्धांत है जिस पर सभ्य समाज, ईमानदार प्रशासन और नैतिक जीवन आधारित होता है। इसके विरुद्ध गए तो आप सीधे मुंह पे आपको कोई भी उठ के बोल देगा कि चोर है, चोर है, चोर कहीं का, मुंह पे बोलेंगे। आपको ये समझना है कि आपके पर्सनल लाइफ में इंटीग्रिटी के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होता है आपके पर्सनल लाइफ में। ठीक है, यानी बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रिटी इन पर्सनल लाइफ। पहला तो ये है कि विश्वास बनता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है आप पे। अगर आप ईमानदार हैं और सत्यवादी होते हैं तो आपके परिवार, दोस्त और समाज में लोग आप पर भरोसा करते हैं। ठीक है। आत्मसम्मान बढ़ता है, इनहेंस सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कायम रहते हैं तो आपको खुद पर गर्व होता है। यह आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है आपको। तीसरा है लंबे समय तक रिश्ते मजबूत रहते हैं, यानी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहता है। ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित रिश्ते टिकाऊ होते हैं। परिवार हो, दोस्ती हो, कामकाजी रिश्ते मजबूती से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए आप शादीशुदा जीवन में झूठ या धोखा नहीं देना चाहते, अगर धोखा देते तो क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो विश्वास बनाए रखने का भी आधार है ये। मन की शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड रहता है। जब आप सत्य और नैतिकता के साथ चलते हैं तो आप अपराध बोध या चिंता का बोझ कम होता है ना। आपने कुछ बोल दिया, मन ही मन आपके अंदर कटबलाहट मच गई, बाहर तो शांति दिख रही है लेकिन मन के अंदर शांति रहती नहीं है। चिंता का बोझ मारा जा रहा है, अपराध बोध से भरे हुए हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि परीक्षा में किसी को धोखा न दे, मन को साफ और शांत रखना चाहिए। पांचवा है कि अच्छे निर्णय लेने में मदद मिलती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। इंटीग्रिटी आपको सही और नैतिक फैसले लेने में की शक्ति देती है, जिससे जीवन में सफल और सम्मानित बनते हैं। ठीक है। छठा है कि सफलता के लिए मजबूती यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सक्सेस भी होता है इंटीग्रिटी से। इंटीग्रिटी आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में दीर्घकालिक सफलता की नींव रखती है। तो इस टाइप के लोग जो है केवल योग्यता से नहीं बल्कि अपने नैतिक चरित्र से भी प्रेरणा देते हैं। ठीक है, कि आपने योग्य है, आप ये कर सकते हैं, हाँ सबने ताली बजाई। लेकिन जब आपका कैरेक्टर ही उस टाइप का नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, बस हरकतें आपने सीख ली है उस तरीके की तो आप कर रहे हैं, लेकिन कोई कैरेक्टर नहीं है तो लोग कहेंगे कि लूज कैरेक्टर का है। तो इंटीग्रिटी जो है आपके चरित्र की नींव है, जो जीवन में विश्वास, सम्मान और सफलता के पुल बनाती है। अब हम समझेंगे कि प्रशासन में
इंटीग्रिटी के क्या फ़ायदे होते हैं? पहला तो यही है कि जनता का विश्वास ज़बरदस्त मजबूत होता है, पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। प्रशासन में यदि अफसर ईमानदार और निष्पक्ष हो तो जनता को सरकार और संस्थाओं पर भरोसा होता है। एग्जाम्पल के लिए 2000 क्या ई श्रीधरन के बारे में बोला जाता है। इनको बोला जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो को भ्रष्टाचार मुक्त किया, समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा किया था। उन्हीं की इंटीग्रिटी के कारण आज भी जो है मेट्रो प्रोजेक्ट में उनका नाम भरोसे का प्रतीक बनता है। आप इनके बारे में पढ़िएगा कि श्रीधरन कौन थे, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इनको क्यों बोला जाता है, तो आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी, आर्टिकल मिलेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या किया था इन्होंने। दूसरा, भ्रष्टाचार में कमी आती है, रिडक्शन इन करप्शन। अगर प्रशासन के उच्च अधिकारी ईमानदारी से काम करते तो नीचे तक भ्रष्टाचार कम होता है। अगर वो हायर लेवल के जो ऑफिसर हैं वो ठीक ढंग से काम करें तो नीचे वाले भी ढंग से रहें। अगर ऊपर पता चल गया नीचे वालों के ऊपर वाला भी भ्रष्ट है तो हम भी करेंगे। फिर भ्रष्ट आदमी को क्या है, कोई भी मुंह टूट के बोल सकता है, वो बोल देगा, भले वो मैन पावर अपनी पावर का इस्तेमाल करे, लेकिन मुंह टूट के तो गाली दे ही देंगे ना कि किस टाइप के आदमी हो तुम, भ्रष्ट कहीं के, ऐसे बोल ही देंगे। तो क्या दो कौड़ी की इज्जत रहेगी आपकी, कोई सम्मान है आपका? कुछ नहीं है। अगर आप में वो इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं या फिर इस तरीके के मैन ऑफ स्टील टाइप के, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया टाइप के हैं कुछ टाइप आपके अंदर, तब तो लोग बोलने से पहले सोचेंगे 100 बार कि बोले कि ना बोले। अभी आपको बोल दिया जाए कि आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलिए, आप अभी भी मुंह से निकालेंगे नहीं कुछ शब्द, नहीं बोल पाएंगे। आप चाहेंगे कि बोल रहे हैं उनके बारे में ना, तो आप फिर भी बोलने से पहले कतरा जाएंगे कि नहीं क्या बोले हैं उनके बारे में, क्या बोले। 4 बार आप सोचेंगे कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलो, गाली दो, गाली ही दो उनको। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, अभी भी नहीं दे पाएंगे। जिंदा भले नहीं, लेकिन दे नहीं पाएंगे आप गाली उनको। आत्मा ही नहीं मानेगी आपके अंदर से कि कैसे बोलते हैं यार उनके बारे में। उनसे उनको बोलने से पहले 4 बार कान पकड़ना पड़ जाएगा उनको, अपराध बोध में चले जाएंगे कि यार क्यों गाली दिया हमको, उन्होंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं खराब काम। तो ये होते हैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी वाले लोग, कि उनको है नहीं धरती पे, जिंदा नहीं है, नाम चल रहा है उनका, आदमी किताबों में पढ़ रहे हैं उनके बारे में, गाली जब देने का मन करे तो भी नहीं दे सकते उनको। अपराध बोध से भर जाएंगे कि कैसे हम इन व्यक्तियों को गाली दे दिए। तीसरा है, नीतियाँ और प्रभावी तरीके से लागू होती है। अभी एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने बोल दिया APJ अब्दुल कलाम को गाली दीजिए, तो आप नहीं दे पाएंगे, अंतरात्मा नहीं मानेगी आपकी। अगर मैं बोल दूँ पड़ोसी को गाली दीजिए, आप 100 गालियाँ देना शुरू कर देंगे उस वक्त। क्यों? क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व को हल्का बनाया हुआ है। तो यही होता है अंतर। तीसरा है, नीतियाँ प्रभावी तरीके से लागू होती हैं, यानी इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है। यानी जब अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं तो सरकारी योजनाएं ज़मीन पर सही लोगों तक पहुंच पाती है। भूटान का एग्जांपल लेते हैं। एक रिपोर्ट आई थी, तो भूटान में रिपोर्ट में बोला गया था कि भूटान में प्रशासनिक इंटीग्रिटी के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं जो है 90% से अधिक प्रभावी तरीके से लागू हुई। इससे वहाँ की जनता का जीवन स्तर बहुत बेहतर हुआ था। ये रिपोर्ट थी। चौथा है कि सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ती है, यानी मोर ट्रांसपेरेंसी। इंटीग्रिटी से प्रशासन में सभी कार्य खुले, नियमबद्ध और निगरानी योग्य हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए RTI कानून तब सबसे प्रभावी साबित होता है जब अधिकारी खुद ईमानदार हो और सूचना छिपाने की बजाय साझा करें। अभी एक डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, आप देखेंगे तो RTI का जो है धज्जियाँ उड़ती है उससे, पूरी तरीके से पूरी धज्जी उड़ेंगी। अगर ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये उस सूचना साझा करने वाले अधिकारी पर वो आरोप करता है, वो बोलता है कि कानून जो लाया गया उसमें बोल रहा है कि अगर सूचना कोई निजी चीज़ों से जुड़ी हुई चली गई तो आप पे 250 करोड़ 200 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा। अब बताइए, जब इस तरीके का जुर्माना लगे, अब किसको निजी बोलें किसको सार्वजनिक बोलें, ये कोई अंतर तो बता नहीं सकता। अब तो निजी जो अधिकारी है वहाँ पे सूचना अधिकारी है, वो तो देने से ही डरेगा, वो तो कह देगा कि निजी हम नहीं देंगे, हम 250 करोड़ जुर्माना कहाँ भरेंगे। तो ये तो RTI पे सीधा सीधा कह देना कि उसका गला घोटने जैसा है बिल्कुल, कि हम RTI कोई लगाए नहीं देंगे सूचना। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इससे होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो सारी चीज़ें। जैसे IAS ऑफिसर थे अशोक खेमका, जिन्होंने 50 से अधिक बार ट्रांसफ़र के बावजूद जो है पारदर्शिता के लिए लड़ाई जारी रखी थी। अशोक खेमका के बारे में सुना ही होगा, कितनी बार ट्रांसफ़र हो गए थे, बेचारे परेशान हो गए थे ट्रांसफ़र लेते रहते, लेकिन वो भी कहें कि होने दो ट्रांसफ़र।
वो भी इस मोड में आ गए थे, जितना ट्रांसफ़र करना है करो, पीछे हटेंगे नहीं। अब जब इतना सब कुछ झेल चुके हैं तो फिर इतने से भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो क्या होता है इंटीग्रिटी से, नैतिक उदाहरण बनता है, यानी रोल मॉडलिंग फॉर जूनियर एंड सिटीजन। अगर सीनियर अफसर इंटीग्रिटी दिखाए तो जूनियर अफसर और समाज भी वही रास्ता अपनाने लगते हैं। ठीक है। छठा है कि प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यानी डिसीजिव एंड फेयर गवर्नेंस होनी चाहिए। इंटीग्रिटी से अफसर दबाव या लालच में नहीं आते हैं, इसलिए वे जनहित में सटीक निर्णय ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 2019 में एक रिपोर्ट आती है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन का कोविड-19 के समय इंटीग्रिटी बेस्ड लीडरशिप की सराहना की गई थी, उस रिपोर्ट में लिखा गया था। तो उन्होंने जनहित में कठोर लेकिन निष्पक्ष फैसले किए थे। सातवां है, लंबे समय की नीतिगत स्थिरता आती है, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ आती है। इंटीग्रिटी वाले अफसर संस्थाओं को सिर्फ आज नहीं, आने वाले वर्षों के लिए भी मजबूत बना देते हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी उनसे इंस्पायर होती हैं कि इस तरीके के व्यक्ति थे। अब ये अशोक खेमका हो गए, इन सब का नाम लेना, अब या APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, 15 साल हो चुके हैं उनको गुजरे हुए, 15-16 साल, लेकिन आज भी उनको याद तो कर रहे हैं उनके कामों को, तो लोग इंस्पायर होते हैं उनसे। जैसे TN सेशन हो गए, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त जो है, चुनाव के आयुक्त थे, सूचना बोल रहा हूँ, चुनाव आयुक्त। उन्होंने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की नींव जो है इंटीग्रिटी के बल पे रखी थी, लेकिन आज देख लीजिए, ये वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे ज्ञानेश कुमार पे ही आरोप लग रहे हैं कि तुमने जो है वोट चोरी मदद करवाई है। तो ये कह सकते हैं कि गंदी हरकत है। ये TN सेशन जैसे लोग नहीं है, पूरा देश बोल ही रहा है। तो ऐसे लोगों से इंस्पायर तो लोग होंगे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपना व्यक्तित्व एकदम डाउनग्रेडेड कर दिया। कोई भी मुंह पे उठा के कुछ भी बोल दे रहा है, कोई चच्चा बोल रहा है, कोई बेवकूफ़ बोल रहा है, कोई गधा बोल रहा है, कोई चोर बोल रहा है। तो निष्कर्ष रूप में हम बोलेंगे कि इंटीग्रिटी प्रशासन की आत्मा है। बिना इसके संस्थाएं तो रह जाएंगी, इसके बिना संस्थाएं रहेंगी, लेकिन पर भरोसा, निष्पक्षता और विकास जो है कहीं खो जाएगा। अगर कोई अफसर नैतिकता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करता है तो उसका असर केवल वर्तमान में नहीं होता है, वो आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है। जैसे आप मान लीजिए, आप पहले एक बच्चे थे, लेकिन आप खुद बड़े होते हैं, फिर एक पिता बनते हैं और आपके बच्चे होते हैं। आप जैसी हरकतें करेंगे, आप ऐसा उम्मीद मत करिएगा कि आपके बच्चे जो है आपसे बेहतर निकल जाएंगे। आप जैसा उनको दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे देख कर सीखते हैं। शुरू में ही हमने बात करी ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, वो देख कर ही सीखते हैं सारी चीज़ें। कोई बेहतर नहीं बन जाएंगे। आप सोचेंगे कि हम जो है एकदम हरकतें एकदम डाउनग्रेडेड वाली हरकतें करें और हमारे बच्चे जो सुपरमैन बन जाएंगे, नहीं होगा, ये होएगा ही नहीं। आप सुपरमैन बनेंगे तो ही वो सुपरमैन बन पाएंगे। आप डाउनग्रेडेड रहेंगे तो वो भी डाउनग्रेडेड ही सोचेंगे, अंतर नहीं आने वाला। या तो उनको ये सोचिए कि आप डाउनग्रेडेड है तो अपने आप से उनको दूर कर दीजिए बिल्कुल, और कहीं और जाकर वो पढ़े, आपसे उनका इंटरेक्शन ना हो, तब वो सुपरमैन बन सकते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अपने पास ही रख लें और इंटरेक्शन हमारे से ही, हम दिन रात उल्टी सीधी हरकतें करें और हम उनसे सुपरमैन बनने की उम्मीद करें, तो ये कभी होगा नहीं। लिख के ले लीजिए, वो भी बड़ा होकर अगर गाली दे रहा है तो गाली ही देगा, कोई अंतर आने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सारी चीज़ों का। तो अब प्रशासनिक इंटीग्रिटी के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे पहला है धीरज प्रकाश गढ़वा। धीरज प्रकाश, आपने नाम नहीं सुना होगा धीरज प्रकाश का, आज पहली बार सुन रहे होंगे। धीरज प्रकाश थे, झारखंड में गढ़वा जिला था, एक डिस्ट्रिक्ट था। क्या किया था उन्होंने गढ़वा जिले के कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थिति देखकर खुद से 1.5 लाख का योगदान दिया था और साथियों के साथ मिलकर छात्रावास की मरम्मत करवाई थी। इस पहल से, उनके कर्तव्य से परे, उनका ये जो पहल था वो उनके ड्यूटी से परे के जाके था, मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी वो करने पे आ गए थे, कि मतलब ड्यूटी खत्म हो गई लेकिन ड्यूटी से परे जाके वो एक कदम आगे बढ़ रहे थे। तो अपने जेब से पैसा निकाला, फिर क्या हुआ, 120 बच्चों की सुविधाओं को बेहतर किया उन्होंने पढ़ने पढ़ाने के मामले में। और ई श्रीधरन के बारे में दिल्ली मेट्रो के बारे में बता चुका हूँ।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कौशल राज शर्मा को सम्मानित किया था कोविड-19 के टाइम पे, जो है कौशल राज शर्मा जो थे जिलाधिकारी डीएम, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो उनको सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के। ये बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं, पढ़ लेंगे। अब इंटीग्रिटी का कुछ नुकसान भी होता है। आप बहुत जाने आने, आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, आप झुकते नहीं हैं, एकदम बिल्कुल सच बोलते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से करते हैं, तो उसका नुकसान भी है। ये नहीं कि आप हर चीज़ अच्छा कर रहे हैं, ओ माय गॉड हम तो एकदम बलवान हो गए, इसके पीछे ड्रॉबैक भी है बहुत सारी चीज़ें। इतना आसान नहीं है इंटीग्रिटी को फॉलो करना, हर कोई नहीं कर पाता है। क्या नुकसान है? ट्रांसफ़र होंगे आपके। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदार अफसरों को नापसंद किया जाता है, जो ईमानदार अफसर होते हैं उनको बिल्कुल भी नापसंद किया जाता है, क्योंकि वे सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आईएएस अफसर जो है अशोक खेमका को 50 बार से ज़्यादा ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है। दूसरा क्या ड्रॉबैक है? राजनीति और सामाजिक पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर आता है। इंटीग्रिटी वाले लोग जो है अक्सर जो है सत्ता और रसूख के खिलाफ खड़े होते हैं, जिससे उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। हुआ क्या था, एक बार क्या होता, एक डीएम जो थे रेत माफिया पर कार्रवाई की, तो उन्होंने उस आईएएस ऑफिसर को जान से मारने की धमकी मिली थी कि तुमको जान से उड़ा देंगे, मार देंगे तुमको जान से। इंटीग्रिटी उन्हें रोक नहीं पाई, मतलब जो डरा धमका रहे थे उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि उन मैन ऑफ इंटीग्रिटी थे, लेकिन उनके जीवन का खतरा था ये उनके ऊपर, तो ये ड्रॉबैक है उनके लिए। तीसरा आइसोलेशन, एकाकीपन हो जाता है। यानी जब आप इंटीग्रिटी से काम करते हैं तो बहुत लोग आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, आप अकेले हो, आपको अकेले ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एकाकीपन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आइसोलेशन। कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, अकेले रहना पड़ेगा आपको। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, आप पॉलिटिकल सोशल प्रेशर ट्रांसफर्स के लिए तैयार हैं, आप आइसोलेशन के तरफ तैयार हैं, यानी अकेले पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप आगे बढ़िए। लेकिन इन सब चीज़ों से लोग डर जाते हैं। स्लो करियर ग्रोथ होगा। सिस्टम में जो है समझौतावादी जो अफसर होते हैं उनको तेज़ी से प्रमोशन मिलता है, जो समझौता कर लेते हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है। मतलब समझौतावादी मतलब रिश्वतखोर टाइप के लोग, उनको प्रमोशन आप देखेंगे कि आप जो है सबके सीनियर थे, लेकिन एक समय के बाद पता चलता है आप ही जूनियर हो गए सबके, और आपसे सब लोग सीनियर होते चले गए, आपको जो है साइड कर दिया गया, वो उनको प्रमोट कर दिया गया को। तो कई बार ऐसे अफसरों को जो है ट्रबल मेकर कहकर इग्नोर किया जाता है, भले हुए सच्चाई पर हो। तो इन मैन ऑफ इंटीग्रिटी, यानी जो मैन ऑफ इंटीग्रिटी वाले अफसर होते हैं उनको ट्रबल मेकर बोला जाता है। पांचवा क्या होता है? मानसिक तनाव और अवसाद, यानी मेंटल स्ट्रेस से जाना पड़ता है उनको। यानी ईमानदार व्यक्ति हमेशा दो राहों पर होता है, सिद्धांत बनाम परिणाम, इससे तनाव पैदा होता है उसके मन में। छठा ड्रॉबैक क्या है कि परिवार का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फैमिली। कई अधिकारियों को इंटीग्रिटी के कारण बार बार ट्रांसफर होना और जान से मारने की धमकी होती है, जान का खतरा भी होता है, तो उनका सीधा असर उनके परिवार पर पड़ता है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ छपी थी, नाम नहीं लूँगा, उसमें हुआ ये था कि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को कुछ माफिया के खिलाफ बोलने पर उनके परिवार को सुरक्षा देनी पड़ी थी, वो पूरे फैमिली को सिक्योरिटी देना पड़ा था, क्योंकि वो मारने में उतारू थे। आप अभी ले लीजिए ना, आप केवल ये आईएएस ऑफिसर को क्यों ले रहे हैं, जर्नलिस्ट को ले लीजिए। एक जर्नलिस्ट, आप सभी नाम आपको पता ही होगा, रवीश कुमार। अब उस एज में जाके, जिस एज में लोगों होता है कि आपकी नौकरी जो है 5 साल 6 साल 7 साल बची है, उस एज में वो नौकरी छोड़ दे रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं। अब उनके दिमाग में तो ये आ ही सकता है ना कि मेरा इतना सब कुछ फैला हुआ है, मैंने फ्लैट लिया हुआ है जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसको मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, उनकी फ़ीस किताब खाने का कैसे होगा। और एनडीटीवी में रहते हुए उनको काफ़ी मोटी सैलरी मिल रही थी, उस मोटी सैलरी को उन्होंने पूरी तरह से नकार के रिज़ाइन कर दिया। तो अब उनके ऊपर खतरा तो था ही ना, उनके खाने पीने का क्या था। जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको जान से मारने की धमकी भी आती थी। उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, अगर आपको देखेंगे 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, तो उनको जान से मारने की धमकी मिली। पब्लिक में जाते थे, पब्लिक में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको लोग पाकिस्तानी गो टू पाकिस्तानी अग्रेशन में देख रहे हैं कि मार देंगे तुमको। फिर भी वो इन सबको जूझते हुए आज सबके सामने जब आके सबकी खुल गई ढंग से
कि नहीं यही ठीक व्यक्ति है, बाकी सब तो गलत हरकतें कर रहे थे। तो आज उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा है जो उल्टी हरकतें कर रहे थे। मतलब उल्टे को उल्टा, सीधा को सीधा ही बोल रहे हैं। पहले सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा समझ रहे थे। तो उनका नाम अगर लेना चाहें तो बिल्कुल आराम से लेंगे, लेकिन लिखिएगा मत उनका नाम। अगर उनका नाम आंसर राइटिंग में चला गया तो फिर आपको भी 0 नंबर मिलेगा। उनका नाम मत लिखिएगा, बस सुनाने बोलने के लिए, सुनने सुनाने के लिए बोल रहा हूँ कि उस एज में जाके नौकरी छोड़ देना। अभी लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं कि नौकरी मिल जाए तो अमृत मिल गया, लेकिन उस उम्र में जाकर वो नौकरी छोड़ दे रहे हैं। तो खतरा तो है ही उनके ऊपर कि नौकरी की आर्थिक रूप से गए, सिक्योरिटी जो उनको मिली थी वो सिक्योरिटी भी छीन ले गई, जान का खतरा, पैसे का खतरा, सारी चीज़ों का खतरा। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, अपने आप को साबित किया उसके बाद भी। तो जब हम इसको निष्कर्ष रूप में इसको बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि इंटीग्रिटी कोई आसान रास्ता नहीं है। यह अक्सर अकेलापन, संघर्षपूर्ण और जोखिम भरा होता है। लेकिन फिर भी सच की राह भले कठिन हो, पर उसका अंतिम गरिमा और आदर होता है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी इतना आसानी से जो हमने पढ़ लिया वो इतना अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है कि आप बोल दें कि मैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी हूँ, ये वो कुछ नहीं। जब टाइम आएगा तो आपको परखा जाएगा कि आप सच में मैन ऑफ इंटीग्रिटी है या नहीं। आपके जेब में 1 रुपया ढेला नहीं है, आप खूब ईमानदार हैं, कहीं से आपने कुछ अच्छा ऐसा काम किया, आपको ऑफर हो गया 50 लाख रुपए, और आपको बोल दिया गया कि आपको 50 लाख रुपया दिया जा रहा है, ये पान मसाले का ऐड कर दो, एक ही बार करना है, वो भी कितने का, 30 सेकेंड का ऐड करना है। तो पान मसाले का ऐड रहेगा, तुम्हारा आपका चेहरा रहेगा, कर दीजिए ऐड, 50 लाख रुपया मिलेगा 30 सेकेंड का। तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि यार 30 ही सेकेंड का तो है, बाद में चार माफ़ी गंगा धो, फिर आप सोचेंगे गंगा नहा के पाप धो लेंगे। तो कुछ लोग तो होंगे भले 1 रुपया ढेला जेबा में ना हो, लेकिन वो मना कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं कर सकते, पान मसाला ऐड, ये नशा पत्ती को मैं तो प्रमोट नहीं करता, तो मैं करूँगा नहीं। लेकिन कुछ लोग होंगे जो झपट लेंगे, कहेंगे ये दो। तो जब जेब में कुछ ना हो तब आपका परीक्षण जब किया जाए तब पता चलता है कि हाँ आप कितने इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं। वैसे ही जब आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत हो तब आपका माफ़ी कर कि हम चाहते हैं कि आप कुछ दुश्मनों को माफ़ कर दें, कुछ को मारे ना, लेकिन आपके पास पावर आ गई है, आप तो चाहते हैं कि मार दें, उस वक्त आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता। ये PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।